नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की चैप्टर 5 जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था। पार्ट 2 करने जा रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के प्रमुख 4 परिमंडल हैं। कौन कौन से हैं वो? भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल एवं जीवमंडल। तो भूमंडल के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब ये हर जगह इस के बारे में जो पूरा नक्शा है देश का, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है पूरे चैप्टर में। इसके लिए यहाँ पे इसको देखे तो हमने पढ़ा था ना। देखो, अफ्रीका ही एक ऐसा देश है जिसके तीनों जो रेखाएं हैं, कौन कौन सी? विषुवत, कर्क और मकर, तीनों ही रेखाएं होकर गुजरती है। कौन से देश से? अफ्रीका देश से। ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वास्तव में पृथ्वी के उस पर खिंची हुई नहीं है। ये हमने अपनी सुविधा के लिए इसको खींचा है। और जब हमने महाद्वीप पढ़े थे तो 7 महाद्वीप थे, जिसमें एशिया सबसे बड़ा था और ऑस्ट्रेलिया जो था ये सबसे छोटा था। इसी तरीके से बाकी ये सारे महाद्वीप थे 1, 2, 3 नंबर पर जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, जैसे ये सारे महासागर है। कितने महासागर है? 5 महासागर है। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो ये है ना, जैसे प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर, हिंद। तो ये देखो ना, यहाँ से सब ये जुड़े हुए तो हैं, ये सारे ये जुड़े हुए तो हैं, है ना। कहीं बीच में से कट तो नहीं रहे ना। ये देखो सब ऐसी करके पूरा ये जुड़ा हुआ है। तो आगे इसी का सारा वर्णन है। अब हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। हाँ, फिर हमने आज पढ़ना था जलमंडल। तो जलमंडल भी हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे। शुरू से मैं स्टार्ट कर देती हूँ इसको। जलमंडल को, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। मतलब ज्यादातर भाग जो पृथ्वी का 100% है, तो उसमें से 71% पे तो सिर्फ जल है और 29 पर ही स्थल यानी कि जमीन है जिस पर बंदे रहते हैं, पहाड़ हैं, पृथ्वी है। और हमने एक चीज और पढ़ी थी, अगर हम किसी की ऊंचाई नापते हैं पर्वत की, तो किससे नापते हैं? हम नापते हैं समुद्र तल से। तो देखो, ये जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पहाड़ है, इस तरीके से जमीन है, तो ये क्या है? हमारा समुद्र है। तो समुद्र का जो तल होता है वो इक्वल होता है क्योंकि लिक्विड होता है। अगर हम किसी जमीन से नापे तो जमीन ऊबड़ खाबड़ भी हो सकती है। अगर हम यहाँ से किसी की ऊंचाई नापेंगे तो कम आएगी, यहाँ से नापेंगे तो ज्यादा आ जाएगी। इसीलिए हम किसी भी चीज की ऊंचाई को नापने के लिए, चाहे वह पठार है, चाहे पर्वत है, कुछ भी है, तो हम किसका तल लेते हैं? समुद्र तल, क्योंकि समुद्र तल को इक्वल माना जाता है। ठीक है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। मतलब नदियां भी हैं, झीलें में, हिम नदियां मतलब जो बर्फ के रूप में है, और जो हवा में, वातावरण में जलवाष्प, हमने पढ़ा था ना कि जल वाष्प बनकर किसमें? हमारे वातावरण में भी होता है। तो फिर वो बाद में बारिश बन के बूंदों के रूप में नीचे गिरता है, तो वो भी पानी का ही रूप है। और भूमिगत मतलब जमीन के अंदर भी पानी पाया जाता है। तो ये सारे क्या है? पानी के रूप है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। मतलब देखो, अब जल वैसे ही कम है, 29% है, जल वैसे ज्यादा है 71%, पर 71% को ही अगर हम पूरा माने तो उसमें से सिर्फ देखो कितना, 97% पानी खारा है जो कि हम पी नहीं सकते, जो कि पीने योग्य नहीं होता। ओनली 3% पानी ही पीने योग्य है, जो कि सारा भी पूरा लिक्विड फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाती है। इसलिए कहते हैं हर चीज़ का सदुपयोग करिए। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। मतलब बहुत ही कम पानी ऐसा होता है जो पीने योग्य है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। नीला ग्रह किसको कहते हैं? आप सबको ही पता है, हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बाहर से यानी अंतरिक्ष से अपने पृथ्वी को देखते हैं तो वह नीली दिखाई देती है। नीली किस वजह से दिखाई देती है? अभी हमने पढ़ा 71% क्या है? जो पृथ्वी का भाग पानी है, और पानी जो है नीला दिखाई देता है। जो स्वच्छ पानी होता है वो नीला होता है। तो इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में नीली दिखाई देती है। हम
पढ़ेंगे हम महासागरों के बारे में। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हमने अभी देखा था। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, मतलब कि बहता रहता है, रुका हुआ नहीं है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। तो महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां कौन कौन सी हैं? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। क्रमशः का मतलब होता है जिस तरीके से इन्होंने बताया है, जो पहले बताया है वो पहले नंबर पे है और जो दूसरे नंबर पे बताया है वो दूसरे नंबर पर है। तो 5 महासागर हैं, जिसमें सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर पहले नंबर पे, अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पे, हिंद महासागर तीसरे नंबर पे, दक्षिण महासागर चौथे नंबर पे और आर्कटिक महासागर 5वें नंबर पर। ये 5 महासागर है, सबसे बड़ा प्रशांत और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। अब देखो 71% है ना, उसमें अब पूरी पृथ्वी का लगाएं तो 1/3 भाग पे सिर्फ प्रशांत महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त मतलब जो सबसे गहरा भाग, मतलब कि समुद्र में सबसे ज्यादा गहराई जिसकी है वो किसकी है? मेरियाना गर्त की, जो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ये कैसा है? वृत्ताकार है, मतलब कि गोल है। इसके चारों तरफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। देखिए ये हमने देखा था ना, अभी मैं आपको देखो, ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका और ये प्रशांत महासागर है। ये एशिया, यूरोप, ये सब है। अगर ये तो खोल के दे रखा, अगर हम इसे गोल कर देंगे, देखो इस तरफ भी प्रशांत महासागर है और इस तरफ भी प्रशांत महासागर है, तो ये मिल जाएगा और यह एक गोलाकृति ले लेगा। तो इसी तरीके से प्रशांत महासागर के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर है। अब हम पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर के आकार का है। प्रशांत महासागर कैसा था? वृत्ताकार था। और अटलांटिक महासागर कैसा है? एस अक्षर के आकार का। इसके पश्चिमी किनारे पे, पश्चिमी इस साइड होता है, हम ऐसे डायरेक्शन बनाते हैं ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पश्चिम इस तरफ और पूरब इस तरफ। तो इसी तरीके से किनारा इस उत्तर, हाँ ठीक है, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। पत्तनों के लिए मतलब यहाँ पर ना व्यापार बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। यहाँ का जो एकदम सही जगह है, सही वो है कि जहाँ पर जो ये बड़े बड़े जहाज होते हैं जो व्यापार के जरिए माल इधर से उधर ले जाते हैं, तो वहाँ पर आराम से उतारा जा सकता है, उस पर चढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। व्यस्त है मतलब कि वहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। अब कोई पूछ ले कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, तो कौन सा है वो? हिंद महासागर। और किस देश के नाम पर है? भारत देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। और हिंद महासागर कैसा है? त्रिभुज के आकार का। प्रशांत महासागर कैसा था? वृत्ताकार। और अटलांटिक ऐसा अक्षर के बराबर था। और हिंद महासागर कैसा है? ये त्रिभुज के आकार का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। हमने अक्षांशों के बारे में पढ़ा ही था। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। तो ये कहाँ? उत्तरी ध्रुव में चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। जो प्रशांत महासागर का ना एक पतला सा संकरा भाग है, जो किससे जोड़ता है उसको? आर्कटिक महासागर से, जिसे हम क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि। अब पूछ ले, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी संधि जोड़ती है? तो वो है बेरिंग जल संधि।
यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। हमने पढ़ा था ना, यूरेशिया, यूरोप और एशिया। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। देखो, वायुमंडल में ना 5 परतें होती हैं। पहली होती है ये ऐसे मैं आपको बताती हूँ। ये है क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल, ये मध्यम मंडल, ये आयन मंडल और ये बहिन मंडल है। तो क्षोभ मंडल जो होता है, इसके नीचे का जो हिस्सा, ये क्षोभ मंडल है। इस पर क्या है, हम रहते हैं, इसमें हम जीवन संभव है। यहाँ पर हमारे घर बने हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, जल नदी सब क्या है, ये क्षोभ मंडल पर। इसके ऊपर जो आता है, ये आता है समताप मंडल। समताप, देखो समताप से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसका तापमान समान रहता है ज्यादातर। तो यहाँ पर क्या है, ये एरोप्लेन उड़ते हैं, क्योंकि एरोप्लेन अगर वातावरण में ताप कभी कम कभी ज़्यादा और ज़्यादा वहाँ पर वो परिवर्तन होंगे वायुमंडल में, तो एरोप्लेन को उड़ने में, जहाज को उड़ने में परेशानी होगी। इसलिए ज़्यादा हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। यहाँ पर परिवर्तन बहुत कम देखे जाते हैं, ज़्यादातर परिवर्तन क्षोभ मंडल में होते हैं। फिर है मध्य मंडल। अब देखो, ये जो हमारे ये गिर गिर के आ रहे हैं ना, मध्य मंडल तक आते आते जो धूमकेतु ऊपर से कहते हैं टूटता हुआ तारा जिसे हम कहते हैं, वो एक्चुअली में टूटता हुआ तारा नहीं होता है। वो पिंड जो होते हैं वो टूटते हुए आते हैं और मध्य मंडल तक आते आते वे इतनी घर्षण से, मतलब उन्हें वो घर्षण होती है उनके अंदर कि वे जल जाते हैं और जल के राख हो जाते हैं। अगर जो जल नहीं पाते हैं वो पृथ्वी पर आके गिरते हैं और वहां पर वे बहुत बड़ा अपना गड्ढा बना लेते हैं। फिर उसके बाद आयन मंडल। आयन मंडल में ही ये रॉकेट वगैरह देखो ये सब दिख रहे हैं। और फिर उसके बाद ये बहिर्मंडल हो जाता है कि उससे भी बाहर का मंडल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी सैटेलाइट वगैरह सब छोड़ी जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, आपको पता ही है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। अगर वायु में गैस नहीं हो, वायुमंडल ना हो, तो भी तो जीवन मुश्किल है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। वह कौन सी वायु है, यानी कि कौन सी वो गैस है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते ना। तो ऑक्सीजन तो हमें सांस लेने में और हमें जीवित रहने में उपयोगी है। और नाइट्रोजन हमारी वृद्धि में उपयोगी होती है। तो यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। अब वायुमंडल में देखो गैसें हैं। ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बताया, ये हमें जीवित रहने में, इसे प्राणवायु भी कहते हैं। और नाइट्रोजन जो है वृद्धि करने में उपयोगी है। और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे लिए तो ये उपयोगी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊष्मा होती है, जो गर्मी होती है ना, उसको अवशोषित करती है। तो जिससे वातावरण में गर्माश भी बनी रहती है। नहीं तो क्या होगा, सूरज निकलेगा तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी और जैसे ही सूरज ढलेगा एकदम से ठंड हो जाएगी। तो उस वातावरण को संतुलित करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारी ग्रीन गैस भी कहलाती है। क्या करती है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है, जो अभी हमने इस चित्र में देखा है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये मैंने भी आपको बताया था। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है हमारे वायुमंडल में, नाइट्रोजन की। कितनी है, 78% और ऑक्सीजन 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, सबसे कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है और उससे भी कम मात्रा में अन्य गैसें आ जाती हैं, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, मतलब सोख लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को चाहिए होती है। अब ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे मतलब ऊंचाई बढ़ती जाती है तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, घनत्व भी उसका अलग अलग हो जाता है। थोड़ी ऊंचाई पे अलग होगा, उससे थोड़ी ऊंचाई पे अलग, और ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो उसका घनत्व और अलग हो जाएगा, यानी भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग होता है।
यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। घनत्व समुद्री तल मतलब कि समुद्र के जो तल, अभी मैंने आपको बताया था जैसे समुद्र बह रहा है उसके ऊपर का तल, तो वहां पे सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही मतलब जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, जो पर्वतों की चढ़ाइयाँ करते हैं, को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये इसमें दिखाया गया है जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ठीक है। और जीव मंडल ये है जहाँ पर जीव है। ऊपर हमने पढ़ा ना कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दाब महसूस होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, मतलब जहाँ पर उच्च दाब होता है वहां से वह जहाँ पर दाब कम है उस तरफ हवा बहेगी। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो वायु चलती हुई है उसे हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, यानी हवा को हम क्या कहते हैं, पवन। अब हम पढ़ेंगे जीव मंडल। जीव मंडल बहुत छोटा सा भाग है। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। अब देखो आप, क्या हवा में जीवन नहीं है? वहां पर भी तो कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। जल में जीवन नहीं है, जल में भी जीवन है। कुछ जलीय प्राणी है, मछली है, जलीय पौधे होते हैं, मगरमच्छ है, व्हेल है, सारी ये सब कहाँ है, जल में रहती हैं। और कुछ स्थल यानी कि जमीन पे, जैसे कि जीव जंतु है। हम जीव जंतु में ही आ जाते हैं, जैसे मनुष्य हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, और जो पेड़ पौधे हैं स्थल पर जो रहते हैं। कुछ जल में पेड़ पौधे होते हैं और कुछ जमीन पर होते हैं, ठीक है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। स्तनधारी उनको कहते हैं जो जिनके बच्चे होते हैं और जो उनको जिनके वो मतलब क्या कहते हैं उसको, अंडे, हाँ अंडे नहीं होते हैं, जिनके अंडे होते हैं वो स्तनधारी नहीं कहलाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे पर जीवित आश्रित भी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो अब पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे जमीन से पानी लेते हैं। उन पेड़ पौधों को कौन खाता है, जीव जंतु, और कुछ लोग जो होते हैं उन जीवों को भी खाते हैं। तो एक दूसरे पर निर्भर भी हो गई ना ये। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। जंतु जगत जिसमें पशु पक्षी और इंसान आ जाते हैं, और पादप जगत जिसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखो, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। ढलुआ भाग मतलब कि जो ढलान होते हैं, है ना, ढलान से बने हुए हैं। अगर वहां पे हम लकड़ियां काट लें यानी पेड़ पौधे काट दें तो जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। फिर वो जड़ें ही नहीं रहेंगी क्योंकि पेड़ कट गया। जब मिट्टी को पकड़ के नहीं रखेंगी तो मिट्टी वहां से बह जाएगी। इसको हम मिट्टी का अपरदन कहते हैं। अब जैसे मिट्टी वहां से बह गई, कहीं दूसरी जगह चली गई, इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। आपने सुनामी के बारे में सुना ही होगा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग किसमें, पानी में डूब गया। तो ये जो सुनामी आई थी किस वजह से आई थी, समुद्र के अंदर जो पृथ्वी की प्लेटें हिलती है ना, उससे भूकंप पैदा हुआ। और वो भूकंप इतना तीव्र था कि उससे बहुत ही ऊंची, इतनी ऊंची लहरें उठी, मान लो 3-3, 4-4 मंजिलें भी छोटी पड़ गई उसके आगे, और वो बहुत तेजी से आई। वह उस समय बहुत जान माल की हानि हुई थी। जान माल मतलब कई लोगों की जानें गई थी और संपदा का भी बहुत नुकसान हुआ था। फिर झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। अब देखो, कुछ फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, उससे वायु प्रदूषण हो रहा है। कूड़ा कचरा वो पानी में, नदियों में डाल रहे हैं, तो वो नदियों का पानी हम पी रहे हैं या पशु पक्षी पी रहे हैं, तो सबको क्या हो रही है, हानि हो रही है।
है ना, सबको नुकसान पहुंचा रही है, उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने पढ़ी थी, क्या करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है। जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वह ज़्यादा अवशोषित करेगी ऊष्मा और गर्मी बढ़ेगी। तो इसके कारण भी ग्लोबलाइजेशन होता है। क्या होते हैं, जो ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिससे पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और पानी मात्रा बढ़ने के कारण डूब भी सकती है काफ़ी जगहें तो। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। मतलब जो हमें प्राकृतिक ने संसाधन दिए उनको हम लिमिटेशन यानी लिमिट में सीमित हो उसका उपयोग करें। ये नहीं कि फालतू में अरे यार मेरे लिए हो जाए बस, बाकी को मिले या ना मिले, ऐसा नहीं सोचना है। हमें सीमित उपयोग करेंगे। जो हमें प्रकृति ने दिया है अगर हम उसके साथ अच्छा नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ अच्छा कैसे करेगी। हमें भी उसके जो बुरे प्रभाव है वो झेलने पड़ेंगे। ठीक है, यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।